व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ये देश है हमारा का वीकेंड एडिशन। और आज इस वीकेंड एडिशन में हम बात कर रहे हैं जो कांग्रेस ने कब्र खोदने की बात कही, लेकिन खिल गया कमल। पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर जनता जनार्दन के सवाल है इस दौर में और एक्सपर्ट्स के और नेताओं के जवाब है। मेरा सवाल सुधांशु जी आपसे और मेरा सवाल अतुल जी आपसे भी है। मैं चुनाव पे वापस लौटता हूँ। सुधांशु जी, आपने पूर्वोत्तर के 3 में से 2 राज्यों में आपने चुनाव जीता, बहुत मुबारकबाद। लेकिन ये बताइए, लोकतंत्र का भी जिक्र हो रहा है, ये बताइए कि अगर सत्ता का बनना या सत्ता का बिगड़ना, इसका मतलब लोकतंत्र का बनना या लोकतंत्र का बिगड़ना वो आम लोगों के वोटों के अधिकार से जुड़ा हो, हमारे आपके वोटों के अधिकार से जुड़ा हो। लेकिन इसके बाद, क्योंकि मध्य प्रदेश में 20 साल चुनाव होने हैं, लेकिन इसके बाद सत्ता का परिवर्तन अगर डर के आधार पर हो जाए, सत्ता का परिवर्तन अगर धमकी के आधार पर हो जाए, नोट के आधार पर हो जाए, सांसदों और विधायकों के खरीद फरोख्त के आधार पर हो जाए, तो ऐसे में लोकतंत्र कहाँ है? फिर मतलब चुनाव आयोग क्या करे? अपना जॉब छोड़ दे, फिर लोकतंत्र ऐसे में कहाँ है? एक सवाल आपसे, लेकिन दूसरा सवाल आपसे है अतुल जी। आपने कहा कि वामपंथियों का, तो सर जब आप केरल से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रहे थे तो आपके कांग्रेस के जो लीडर हैं उन्होंने कहा था कि वामपंथी दीमक की तरह देश को खा रहे हैं, बीजेपी के साथ वो सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन आप केरल में उनकी विखालफत करते हैं, लेकिन वहीं त्रिपुरा में आप उनके साथ सरकार बनाते हैं। ये तो त्रिपुरा में सरकार नहीं बनी, साथ लड़े, लेकिन पिछली बारी से सीटें कम हो गई। दोनों को अच्छे सवाल है, एक एक करके जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि चुनाव जीतने का मतलब लोकतंत्र के जीतना है। का मतलब जानते क्या होता है कि अगर हमारी गवर्नमेंट सेंटर में जीत जाए तो हम राज्य की सारी विपक्ष की सरकारों को बर्खास्त कर दें, ये कहते हुए कि इनको अब शासन करने का अधिकार नहीं है क्योंकि ये केंद्र में हार गए। देखिए, इन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी जी की यात्रा का वर्णन किया, मगर इंग्लैंड में उनको देख के मुझे एक बात तो समझ में आ गई। वो कहते थे ना यहाँ कि सर्दी है थोड़ी, आप डर रहे हो इसलिए टी शर्ट पहनते थे, और वहां सूट बूट टाई में जाके पहुंच गया, मतलब वहां डर लगने लगा, वहां सर्दी लगने लगी। इसका अर्थ ये हो गया कि उस कैम्ब्रिज में जाकर अब वो बड़े जलवाए जलाल से बोल रहे हैं। तो मैं एक बड़ी ईमानदारी बात पूछना चाहूंगा, आप इंग्लैंड में पता है कितनी रेट ऑफ इन्फ्लेशन और रेट ऑफ ग्रोथ? ओके, अतुल जी की बारी है। अतुल जी, उनका जवाब कि आप वामपंथियों के साथ केरल में लड़ते हैं, पूछ लीजिए भाई, त्रिपुरा में समझौता करते हैं। जी, आपका भी सवाल और उनका भी सवाल, उस युवक का भी सवाल। जो पार्टी का इतिहास येदियुरप्पा से शुरू होता है और आज 40 लाख पे हफ्ते पे दिखता है, वो ज्यादा सवाल न करे। जिस पार्टी ने ऐसी कोई पार्टी नहीं है, अभी सुनिए ना, आप बात करते मैं बुलाया नहीं। हाँ, पता है ना, माल्या वाला सब ललित मोदी वगैरह सब पे कार्रवाई हुई, पता है, नीरव मोदी पे कार्रवाई हुई। नीरव मोदी प्रधानमंत्री के साथ जाता है और परिवार के साथ भाग जाता है देश को लूट के, और सारे लूट के गए, और हमारे यहाँ सबको सजा हुई। और 2G का जब केस बोलो एक केस बताओ। नहीं हुआ ना नीरव मोदी को? नीरव मोदी पे नीरव मोदी तो भागे ना आपके साथ, प्रधानमंत्री के साथ भागा ना, कोई लेटर नहीं, सब नीरव मोदी प्रधानमंत्री के साथ डावोस में गया, वहीं से फैमिली के साथ भाग गया। अभी एक बात प्रधानमंत्री के साथ भागा नीरव मोदी, ये दिस इज डिमीनिंग, दिस इज नॉट डिमीनिंग। एक प्राइम मिनिस्टर delegation. He was with Narendra Modi. He was a prime minister and he did not come back and he went to England. Everybody has seen it. छोड़ो, वो माल्या तो कान में बता के गया, कान में बता के गया माल्या। 9 बैग भर के गया, इंपाउंड नहीं कर पाए पासपोर्ट, ये बता रहे हमें। और अभी चल रहा है 12 लाख करोड़ का तो हुआ ही है, पता नहीं वो कब जाएगा। तो सबसे पहली बात इन्होंने कहा हमारे ऊपर वामपंथी का लगाया, उस बच्चे ने लगाया, सम्मान करता हूं, वो सवाल पूछ रहा है वो। लेकिन ये पार्टी 1989 से, सुनो ना, 1989 से ऐसी कौन सी पार्टी है भैया? सवाल दर्द होता है यार, सही बताया तो तकलीफ होती है। सुनो, ये सब पार्टियों से मिलकर बर्खास्त करना कोई डर नहीं। 1 मिनट, मतलब सीधे सरकार डिसमिस, कोई वो नहीं है, वो तो कोई इशू नहीं। वो छोड़ो, 77 में इनकी सरकार आई थी। सरकार आते बराबर 1 महीने के अंदर 9 सरकारें जो है, मोरारजी देसाई इनके थे, मोरारजी देसाई इनके थे, जनता पार्टी के थे भाई, भाजपा के नहीं थे। जनता पार्टी के थे, भाजपा के नहीं थे। रामकृष्ण अडवाणी इनके नहीं थे। देखो इतिहास का क्या? अरे भाई, हम क्या देखो इतिहास का क्या? जब आप इनके भाजपा ही मोरारजी भाई तो पूरे विपक्ष के थे। मोरारजी भाई तो पूरे विपक्ष के थे, तो कांग्रेस के थे। सुनो, मैं बोलूं एक सेकंड, आप उसकी बात का जवाब। इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर सबको नकार दिया कि वो बीजेपी के नहीं थे। जनता पार्टी पूरे देश को मालूम है। अभी मुझे एक बात बताओ, ये पार्टी वाम दलों से लेकर, जेडीयू से लेकर, आरजेडी से लेकर
सारे पार्टियों के साथ बैठी हो, यहां तक कि पीडीपी के साथ बैठ के जब स्वेरिंग इन हो रहा था मुफ्ती मोहम्मद सईद जी का कश्मीर में, तब उन्होंने पाकिस्तान को धन्यवाद दिया था और वहां मोदी जी बैठे थे देश के प्रधानमंत्री, तब सवाल नहीं पूछना हुआ मीडिया को कि देश की बेइज्जती हो रही है। अमित शाह से सवाल पूछा था, मैंने ही पूछा था। देखिए मैं नहीं पूछा था सवाल, एक बार नहीं 3 बार पूछा था। एक सेकंड, आपने क्योंकि मीडिया की बात करी, मैंने ही अमित शाह से सवाल पूछा था और 3 बार सवाल पूछा था। अब आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, लेफ्ट के साथ आप केरल में लड़ते हैं और यहां समझौता करते हैं और समझौता करने के बाद भी त्रिपुरा में पिट जाते हैं, जवाब दीजिए इस बात। ऐसा है कि एक आध इलेक्शन हार गए, आप पिट गए, क्यों? राजस्थान में नहीं पिटे, छत्तीसगढ़ में बुरी तरह नहीं पिटे, मध्य प्रदेश में नहीं। सुनिए, उस बच्चे का एक सवाल था, दोबारा चुनाव, उस बच्चे का एक सवाल था, इनके अलायंस में कोई बचा नहीं है अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी लगातार बोल रहे हैं, बचे हुए हैं 5 राज्यों में अलायंस में। पिछले 3 महीने में 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड की बात हुई तो प्रोफेसर रागी रिपोर्ट कार्ड की बात कर लेते हैं। पिछले 3 महीने में 5 राज्यों में चुनाव हुआ और लगभग 5 राज्य बड़े राज्य थे, जिन 5 राज्यों की मैं बात कर रहा हूं उस, और अगर हम और शामिल कर लें तो फिर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और पंजाब भी आ जाता है, गोवा भी आ जाता है। अगर पिछले 1.25 साल की बात कर लें, कांग्रेस कितने राज्यों में चुनाव जीती है? और ये कह रहे हैं कि एक राज्य में अगर कोई चुनाव जीत लेता है तो वो सही होता है। राष्ट्रीय दल भी कहते हैं कांग्रेस की मेहनत नहीं करते, ये राष्ट्रीय दल भी कहते हैं ये कोई बीजेपी का व्यक्ति नहीं कह रहा। मैं सीधा रुख करता हूं, ये ऐसा एक सेकेंड, ये क्या है कांग्रेस? आप एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, क्या कांग्रेस रियलाइज नहीं कर रही उसकी जमीन खिसक चुकी है? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत इजीली बोल दिया छोटे राज्य। पॉलिटिकल एनालिस्ट है? नहीं, देखिए अमित जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, देखिए अमित जी, ऐसा नहीं कि कांग्रेस रियलाइज नहीं कर रही है, लेकिन कांग्रेस को पता ही नहीं लग रहा है कि हम करें तो क्या करें। कांग्रेस के पास कोई ऐसा प्रयोग करने के लिए, कोई ऐसी, जिसको कहते हैं ना आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करना। एक मिनट, हिमाचल में मैं बता रहा हूं, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी को 34,000 कम वोट मिला पूरे टोटल में। पिछले साल कितना ज्यादा मिला? सुन लीजिए एक मिनट, इसके पहले कितना मिला था ज्यादा? लेकिन हमने आपके बीच में नहीं बोला था, बोल लीजिए। तो आप इस पे, आप उस पर बहुत ज्यादा गौरवान्वित मत होइए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो आपको नया विमर्श खड़ा करना पड़ेगा, नए नेतृत्व खड़ा करना पड़ेगा। आप भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं तो लीडरशिप, आइडियोलॉजी और क्या मोदी को गाली देकर सक्सेसफुल हो सकता है? देखिए, मोदी को गाली क्यों देते हैं? उनको लगता है मोदी एक आइकॉनिक फिगर हो गए हैं और मोदी को हम डिमीन कैसे करें। अब आप राजनीति के मैदान में तो उनको आप पटक नहीं पा रहे हैं, इलेक्टोरल बैटल में आपको हर जगह वो पिट दे रहे हैं, तब आप अपनी असभ्य भाषा से आप उनको बात करना चाहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं तू मोदी, तू पिटेगा, लाठी डंडे से पिटेगा। ये एक मिनट नहीं, बस मुझे कहने दीजिए। अमित जी 10 सेकंड अमित जी। मेरा सवाल ये है कि आपने जैसे बात करी कि पार्टी को लेकर लांछन लगाए जा रहे हैं और सर ने बोला कि जब तक कीचड़ रहेगी तब तक कमल खिलेगा ही। तो सर, जब तक पार्टी दूसरे के ऊपर लांछन या कीचड़ उछालती रहेगी तब तक भी कमल खिलेगा। और दूसरी बात सर, जैसे हम राहुल गांधी की बात करें, उन्होंने भारत के माइनॉरिटी के ऊपर टिप्पणी करी, लेकिन सर यहाँ पे कोई ऐसा माइनॉरिटी नहीं है जो खतरे में है। ये खुद माइनॉरिटी भी कह सकते हैं, कोई खतरे में नहीं है। मार्क टुल्ली कहते हैं, बीबीसी के बड़े पत्रकार हुए, उन्होंने किताब लिखी, उनकी एक बड़े पत्रकार है, उन्होंने किताब लिखी, उन्होंने बोला कि 72 के 72 फिरके अगर मुसलमानों के कहीं देखने को मिलते हैं वो हिंदुस्तान में देखने को मिलते हैं, वो किसी इस्लामिक देश में नहीं देखने को मिल सकते, क्योंकि ये हिंदुस्तान है इसलिए यहां पर देखने को मिलते हैं। ये मार्क टुल्ली का कोट है। विपक्ष क्यों मोदी की कब्र खोदना चाहता है? कांग्रेस ने नारे लगाए मोदी तेरी कब्र खोदेगी, लेकिन जनता ने कब्र खिला दिया। राजनीति में कब्र खोदने जैसी भाषा बहुत से लोग इस्तेमाल करते रहे हैं, मिट्टी में मिला दूंगा, ये कर दूंगा, तो दोनों तरफ से है। मैं किसी भी असभ्य भाषा का समर्थन नहीं करता, लेकिन किसी ने कहा था जर्सी गाय, याद होना चाहिए। मिट्टी में मिला दूंगा, कौन सी गर्लफ्रेंड कहा था? 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड क्या बोला था? ये बातें हुई हैं, दोनों तरफ से हुई है। मैं दोनों का खंडन करता हूं, पूरा पढ़ना चाहिए आपको। दूसरी चीज यह है कि कीचड़ के रिगार्डिंग में बोल रहा हूं कि कीचड़ को समाप्त करने के लिए, जो सियासी कीचड़ है, जो लोकतंत्र की दुश्मन है, जो जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग करती है, विधायकों को खरीदने का इस्तेमाल करती है, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, उनको डराने का काम करती है,
दलितों को डराने का काम करती है। ऐसी कीचड़ को समाप्त करने के लिए मैं कांग्रेस से कहूंगा, जब तक अनुराग और शादाब नहीं रहेंगे उस कीचड़ को आप समाप्त नहीं कर सकते। मिलकर के कीचड़ को समाप्त करना पड़ेगा। मतलब सब एक साथ आएंगे तो मोदी हार जाएंगे, तो कहानी वही आ रही है। यानी मोदी वर्सेस ऑल, मोदी को निपटाना है, सबको साथ आना है। सुधांशु त्रिवेदी इसका जवाब। अब ये लड़ाई सामने है, ये जैसा 2019 में हुआ वैसा ही हो रहा है। मैंने बोला ही नहीं तो मुझे मेरा जवाब कहां मिलेगा? उन्होंने तो बोला ना, अभी आप नहीं बोला तो मोदी को निपटाने के लिए। जवाब मेरा मिल रहा है। उन्होंने गुजरात चुनाव में कहा कि मोदी जी को औकात दिखा देंगे, औकात जनता ने दिखा दी। इस चुनाव में कहा कब्र खोदने को, तो किस हालत में पहुंच गया। मगर एक बात मैं मानूंगा, मोदी जी के प्रति कितनी भी घृणा बढ़ी हो, इनके मन में कितना वैमनस्य हो, गाली बक रहे हो, मगर अपने वोट को पूरा ध्यान रखते हैं। इन्होंने ये नहीं कहा मोदी जी भस्म हो जाएंगे, ये नहीं कहा मोदी जी का नाश होगा, कहा मोदी जी की कब्र खुदेगी। यानी अपने वोट का पूरा ध्यान रखते हैं गाली बकने में भी। अन्यथा भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में किसी को कहा जाता है या भस्म हो जाएगा, कभी नहीं कहा जाता कब्र खुदेगी। क्या होता है बराबर लेके आए, कपड़े पहचानेंगे, शमशान घाट और ये कहावत है कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है आखिर में उसी में गिरता है। ओके, उन्होंने कहावत बोली जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी में गिरता है, लेकिन आपने कब्र खोदी, मोदी के लिए गिर गए खुद। ऐसा है कि जो गड्ढा बीजेपी देश की जनता के लिए महंगाई और बेरोजगारी खोद रहे ना, 2024 में उसी गड्ढे में बीजेपी जाने वाली है, क्योंकि तकलीफ जनता को जो है देकर कोई खुश नहीं हुआ है। और एक बात, हर बात के लिए जब हम बात करते हैं, रुको ना, वो अच्छा ब्रिटेन के जो बर्तानियों लोगों के जो एजेंट थे उनसे मैं क्या बात करूं? अरे भाई कैम्ब्रिज में जाके आप बोल रहे हैं, वो तो आज के तारीख में इज्जत है, मुद्दे पे बात करो, महंगाई और बेरोजगारी थे बीजेपी के, विकास की दर महंगाई बोलिए, इंग्लैंड में कितनी है विकास की दर महंगाई, बोलिए इटली में कितनी है विकास की दर महंगाई। मैं पाकिस्तान श्रीलंका की बात नहीं कर रहा हूं, जहां से ज्ञान दिया वहां बोलो। एक सेकंड, अच्छा आप एक सेकंड, इटली आपने बात बोली। देखिए, आप मोदी जी की बात ना मानिए, इटली की प्राइम मिनिस्टर आई और उसने बोला कि मोदी की जो ग्लोबल रैंकिंग है वो इतनी अच्छी है और हम सबको बहुत अच्छा लगता है प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके। ही इज वन ऑफ द पावरफुल लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड और वो ग्लोबल रैंकिंग में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। आप मोदी की बात ना मानिए, इटालियन पीएम की बात तो मानते ही होंगे। एक बात आप बराक ओबामा जी मानेंगे? एक बराक ओबामा जी की बात मानेंगे? जो प्रॉमिस लैंड में 2011 में G20 की बैठक चल रही थी, पूरा दुनिया रिसेशन के अंदर था। उन्होंने कहा, बराक ओबामा जी ने मनमोहन सिंह साहब के लिए कहा था, व्हेन ही स्पीक्स वर्ल्ड लिसन्स। वो जब कहते हैं दुनिया सुनती है। क्यों नहीं मानेंगे? मैं बराक ओबामा की सारी बातें मानता हूं। तो हमने बराक ओबामा को चुन के इटली के लिए दिया था। बराक ओबामा को वोट करें, हमने क्या बराक ओबामा ने जो राहुल जी ने के लिए बोला है वो आप मानते हैं? एक सेकंड, बराक ओबामा ने जो राहुल जी के लिए बोला वो आप मानते हैं? एक मिनट अमित जी, क्योंकि बराक ओबामा की बात हुई, प्रधानमंत्री और बीजेपी को जनता ने इसलिए चुन के नहीं दिया था कि महंगाई इटली की दिखाएंगे, लंदन की दिखाएंगे, देश की महंगाई कम करने के लिए दिया था। एक सेकंड, सर 2 करोड़ रोजगार आपने बराक ओबामा, आपको जाना भी है, आपने बराक ओबामा को 2 बार कोट, आपने बराक ओबामा को कोट किया, आपने बोला बराक ओबामा को मानते हैं, उन्होंने मनमोहन सिंह की तारीफ करी। मैंने पूछ रहा हूं, मैं जनता के सामने पूछ रहा हूं, सवाल का जवाब मिलना चाहिए ना। बराक ओबामा ने जो राहुल जी के बारे में बोला था वो मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ या ना? क्या बोला था बताओ? क्या बराक ओबामा ने राहुल जी के बारे में जो बोला था वो आप मानते हैं कि नहीं मानते? आप बताओ ना क्या बोला था राहुल जी के बारे में? उन्होंने बोला था, एक सेकंड, राहुल जी राहुल जी के बारे में उन्होंने बोला था कि वो अपने आप को कॉम्पिटेंट दिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन उतने हैं नहीं। देखिए, अभी बराक ओबामा जी ने कहा था कि कॉम्पिटेंट दिखाने की कोशिश करते हैं, नहीं है, तो ये उनका ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मानते नहीं मानते मैं बहुत कॉम्पिटेंट मानता हूं। मैं उस इंसान को जो सज्जन है, जिसकी भाषा अच्छी है, जो देश को जोड़ने के निकालने की बात करता है, वो मसान घाट और कब्रिस्तान की बात नहीं करता, वो कपड़े से लोगों को नहीं पहचानता, वो कहता है ये मेरा भारतीय है, उसको सीने से लगाता है, इसलिए मेरे को मेरा नेता का अभिमान है। आप बताओ मुझे चुन के क्यों दिया था? क्या इटली की महंगाई दिखाने के लिए दिया था? क्या इंग्लैंड की महंगाई दिखाने के लिए दिया था? इन्होंने बहुत अच्छा, तो भाई पहला इंटरव्यू इटली के अखबार को काहे दिए थे कुछ दिन पहले? व्यूअर्स, हमारे साथ अब कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन अब मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी की एक बाइट सुना रहा हूं, जिस बाइट में प्रधानमंत्री कुछ महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं और वो संदेश दे रहे हैं विपक्षियों को। आइए सुनते हैं, सुनिए जरा व्यूअर्स, आप भी सुनिए ध्यान से। ये कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी, वो कहते हैं मर जा मोदी, देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत जा। हमने यूपी में देखा हाल, सपा का क्या हाल हुआ,
आपकी पार्टी का क्या हाल हुआ हमने यूपी में देखा, हमने उत्तराखंड में देखा कांग्रेस का क्या हश्र हुआ। यूपी में मैं कांग्रेस का हश्र नहीं कह रहा क्योंकि वो तो कहीं बचा ही नहीं। उसके बाद हमने देखा पूर्वोत्तर के राज्यों में क्या हुआ, हमने देखा बाकी राज्यों में क्या हाल हुआ। क्या आपको लगता नहीं है कि जितना मोदी को गाली दी जा रही है उतना कमल खिल रहा है? नहीं, मैंने आपको बताया, पहले भी बताया कि कीचड़ और कमल का एक अजीब रिश्ता है और हमारा लक्ष्य है कि वो कीचड़ समाप्त हो। दूसरी बात, इंदिरा जी के दौर में भी लोग ये समझते थे, उनको भी ये अहंकार था, उन्होंने भी गलती की थी, उन्होंने ये गलती की थी, वो समझती थी कि मैं ही हमेशा प्रधानमंत्री रहूंगी। आज वही गलती भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये कह रहे हैं कि आपको हमारी बात मानना पड़ेगा। इनकी हिपोक्रेसी देखिए कि जो गौ माता मैं सम्मान करता हूं, वो इनके लिए यहां पे मम्मी है और नॉर्थ ईस्ट में जाके वो यम्मी है। ये कौन सी आइडियोलॉजी आप लाना चाहते हैं? दूसरी चीज ये कि जहां मुसलमानों को या सिखों क्रिश्चियंस को इस तरीके से आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे, जो कैसे डिस्क्रिमिनेट किया है? मैं बता रहा हूं ना कि क्या कोई बुक डिस्ट्रीब्यूट करना, जो धर्म ग्रंथ हम सबका सम्मान करते हैं। अब बताइए, बुलडोजर चल रहा है, अगर अतीक के गुर्गों पे बुलडोजर चल रहा है तो सीने पे सांप आपके क्यों लौट रहा है? बिल्कुल इसलिए लौट रहा है क्योंकि मैं स्वतंत्रता सेनानी और अंबेडकर जी के अतीक अहमद क्या स्वतंत्रता सेनानी है? माफिया है। अरे सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। अतीक अहमद माफिया है। सुन लीजिए, पूछ के देखो इन लोगों से जो माफियाओं के बीच में रहते हैं, अपने घर से बाहर निकलने में जिसको डर लगे। अतीक अहमद को 2004 में समाजवादी पार्टी ने पाला, उसके बाद बसपा ने पाला। और सुनो, बात सुननी पड़ेगी इसकी, कृष्णानंद राय की बेवा गली गली घूमती रही अपने पति को इंसाफ दिलाने के लिए, इंसाफ नहीं मिला। मुख्तार अंसारी के मामले, जुनैद की मां, पहलू खान की बीवी, ऐसे बहुत से मामले हैं और सबके साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन जब डिस्क्रिमिनेशन होगा, अखलाक के कातिलों का महिमामंडन करेंगे, अखलाक के कातिलों का महिमामंडन करेंगे। नहीं, गलत बात है। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी अपराधी होता है। अखलाक के कातिल को किसी ने सांसद बनाया? अतीक अहमद को सांसद बनाया गया, मुख्तार अंसारी को सांसद बनाया गया, मंच पर जगह दी गई योगी जी की रैली में। दो फैक्ट रख देता हूं। अखलाक का जब विषय हुआ, एकदम बोल पड़ेंगे तो पहले इनकी बात कर दूं। पहलू खान में तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार आ गई, क्यों नहीं चार्जशीट कर दिया? अगर फैक्ट थे तो कर देना चाहिए था ना। कोर्ट में अब तक 5 साल में सजा करवा देनी चाहिए थी। कई लोग क्या है कि खबरें सुनना भी नहीं चाहते आजकल के टाइम में। बुरा उनको लग रहा है कि मुस्लिम ऐसे, मुस्लिम वैसे, या ईसाई के ऊपर ऐसे हो रहा है। आप मेरे को एक बात का जवाब दे सकते हैं? एक अभी हमारे इधर से ही किसी बहन ने या बेटी ने बोला था कि दिल्ली में सरकार क्यों नहीं है, दिल्ली में मौलवियों को तनख्वाह मिलती है, पुजारियों को क्यों नहीं मिलती? इस बात का कोई आंसर दे सकते हैं? सर, उनको जो सैलरी मिलती है वो वक्फ बोर्ड के जरिए मिलती है। और वक्फ बोर्ड क्या होता है कि मुसलमान ने, किसी भी व्यक्ति ने अपने धर्म की सेवा के लिए कोई प्रॉपर्टी दान कर दी, सरकार से नहीं लिया, उसी प्रॉपर्टी से किराया आता है, उसी से दिया जाता है। दूसरी चीज, और हिंदू धर्म में भी, हिंदू धर्म में ट्रस्ट होते हैं। राम मंदिर का जो वो है, राम मंदिर ट्रस्ट का जो अध्यक्ष है वो वहां का डीएम है। बीजेपी। अरे भाई ये बताइए, आज पता है आपको सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास। ये मुसलमानों ने सेवा के लिए दे दिया। 2014 में सुनिए, आप भी दीजिए, आप भी दान करिए। क्या समस्या है? अपने टाइम पे बोलिए, अपने टाइम पे बोलिए, वो बीच में नहीं बोल। 2014 के चुनाव से जस्ट पहले मार्च 2014 में केंद्र सरकार ने जाने से पहले 120 प्राइम प्रॉपर्टीज दिल्ली की वक्फ बोर्ड को दे दी। कह रहे हैं कि सब दान के किया है। अब मतलब मैं बुरा नहीं मानना चाहिए, मैं किसी के प्रति असम्मान नहीं। एक तरफ कहते हैं कि साहब हमारी कम्युनिटी तो बहुत गरीब है, उसकी स्थिति यह है कि पंचर बनाते हैं और दान इतना दे देते हैं, मिसाइल बनाते हैं। कौन बोला? मिसाइल बनाते हैं, मिसाइल बनाते हैं। और हम एपीजे अब्दुल कलाम है, हम मोहम्मद सिराज है, उसको अपना नहीं अब बुलडोजर पे आता हूं। देखिए आखिरी दौर है, बिल्कुल हम जीत जाते। अब माइक से उतनी आवाज आती है, चिल्लाकर ज्यादा नहीं जाती। अच्छा ठीक है, बुलडोजर को जी। यहां पर ईसाइयों के लिए भी दर्द नहीं है। वहां पे केरल में फादर जोसेफ का हाथ काट दिया गया था, उनसे मिलने कोई नहीं जाता है, क्योंकि काटा था कट्टरपंथी इस्लामी। आप चले जाते। यहां पर हकीकत में मुस्लिमों के लिए भी दर्द नहीं है, देशभक्त मुस्लिमों के लिए। अगर कश्मीर में इंस्पेक्टर अयूब पंडित को मार दिया था जुमे की नमाज के बाद उन्मादी भीड़ ने, कोई उनके घर नहीं गया था। भारतीय सेना का जवान औरंगजेब मार दिया गया था, कोई नहीं गया था। उत्तर प्रदेश में एनआईए का तंजील अहमद मार दिया गया था, कोई नहीं गया था। इसलिए मैं कह रहा हूं, इनको सिर्फ अपराधियों और आतंकवादियों से मोहब्बत है, न हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम जैसा कोई चीज नहीं है। ओके ओके, ये बुलडोजर को एक संकेत बना दिया गया है कि बुलडोजर एक कौम के खिलाफ है। लगातार समाजवादी पार्टी के सांसद भी यही बात कह रहे हैं, शादाब चौहान भी यही बात कह रहे हैं। देखिए अमीश जी, जब टाडा को रिपील करने की बात की गई थी तो कांग्रेस पार्टी और जितने अपोजिशन पार्टी थे
सब वही कहते थे कि सिर्फ मुसलमानों को फंसाया जा रहा है। जब कांग्रेस पार्टी सरकार में 2004 में आ गई, उसके बावजूद भी जो जेल जाने वाले थे आतंकवादियों के नाम पे, वो कौन थे? वो सारे मुस्लिम ही थे। 85% जो जेल में बंद हुए आतंकवादी गतिविधियों में, वे सारे मुस्लिम थे। और बुलडोजर की मैं इसलिए इसकी तारीफ करूंगा कि एक कहावत है, संस्कृत की एक सुभाषित है, सठम साठ्यम समाचरेत। दुष्ट को उसकी दुष्टता उसका दंड देना ही आवश्यक है। आप अतीक अहमद जैसे गुंडे और इस प्रकार के हत्यारे के साथ आप कानूनी रास्ता, जो सामान्य कानून की प्रक्रिया है, उसको अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल मैं कह रहा हूं, बिल्कुल कह रहा हूं। ये मुख्तार अंसारी जी जो थे, जी बोल रहा हूं, क्यों जानते हैं? वो कहां पे जाके जेल में सरेंडर किए थे? पंजाब में। ठीक है, क्यों? और कहते तबीयत नासाज है। यानी आप ये समझिए कि कांग्रेस और विपक्षी दलों में, सपा में कैसा वो है कि जो यहां माफिया है वो वहां पर कांग्रेस पार्टी के, सुनिए, कमाल है यार, सपा कांग्रेस ये क्या है? पूर्ण सानिध्य में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। चलिए सुनिए, स्नेहपूर्ण सानिध्य में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, और जैसे ही यूपी आते हैं उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। यही तो समस्या है। ठीक है, लेकिन देखिए, मैं तो पठान फिल्म का एक डायलॉग बोलूंगा कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। और मौसम इसलिए बिगड़ने वाला है क्योंकि 2024 का चुनाव आने वाला है, इसलिए सब नेता मौसम बिगाड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सेकुलरिज्म की बात हुई तो मुझे एक बात याद आ गई। शरद राव पवार, सबसे बड़े सेकुलर नेता, सबसे वरिष्ठ सेकुलर नेता इस देश के, उन्होंने बोला कि जब बॉम्बे में बम ब्लास्ट हुए तो मैंने झूठ बोला, हिंदू इलाकों में भी हो गए हैं, कुछ हिंदू लड़कों ने भी बम ब्लास्ट करे हैं, क्योंकि मुझे सांप्रदायिक सौहार्द बनाना के लिए यह कहना पड़ा। सोचिए, इस देश में सेकुलरिज्म की परिभाषा यह है जिसमें एक मुख्यमंत्री ने खुला झूठ बोला और कहा कि हां, मैंने यह झूठ बोल दिया था क्योंकि मुझे उस समय माहौल को संभालना था। सोचिए सेकुलरिज्म के सूरमा किस हद तक गए हुए हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।